मित्रों, मैं आज भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान एवं समानांतर संस्कृति पर अपनी बात कहने चल रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर लाल रत्नाकर और मैं बात करने जा रहा हूं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान एवं एक समानांतर संस्कृति बनाने के लिए। संस्कृति का मतलब सत्य, दया, ममत्व, प्रेम, सहयोग जो हमारे भीतर है और इसके विपरीत घृणा, नफरत, भेदभाव, छुआछूत, तमाम तरह की ऐसी प्रवृत्तियाँ जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। और इसी साम्राज्यवादी सांस्कृतिक ऊहापोह का जो प्रकरण है उस पर मैं अपनी बात कहने चल रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करना और हजारों हजार जातियों में समाज को विभाजित किया जाना, ये दोनों चीज़ें आपस में कहीं संबंध नहीं रखती। ऐसे हालात में देखना यह होगा कि हमारा जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का स्वरूप है वह किस तरह से पूरी सांस्कृतिक, पूरी सभ्यता, पूरी मानवता के खिलाफ है। अब अगर हम देखें कि इस साम्राज्यवाद का मतलब क्या है तो सीधे सीधे कहा जाए तो पाखंड, अंधविश्वास और चमत्कार का प्रसार है, जिसका निर्देशक और प्रतीकात्मक जो मुख्यालय है वह है ब्राह्मणवाद, जिसने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से हथिया लिया है और अपने को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ पुरुष के रूप में स्थापित करके मानवों के मध्य कथित अज्ञात ईश्वर का प्रतिनिधि बन बैठा है, जिसने हजारों देवी देवताओं को बनाकर एक पाखंडी, अंधविश्वासी और चमत्कारी साम्राज्य खड़ा किया है और उसका मुखिया, प्रमुख खुद बन बैठा है। इसने ऐसे हजारों ग्रंथों की रचना की है जिसकी चाबी के रूप में मनुस्मृति की रचना करके पूरे मानव समाज को ऊंच नीच और छुआछूत के अमानवीय कर्मकांड में फंसाकर सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया है। हमारे बीच ही हम पाते हैं कि किस तरह से हम इस पाखंड से सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं या हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जो सबसे दुखद परिणति है वह हमारे अपने बीच से ही है, बहुजनों के बीच से ही है। बहुजन समाज में पसरा हुआ पाखंड और ब्राह्मणवाद, अब जैसे ही हम पाखंड की बात करते हैं तो एक बहुजन सांस्कृतिक साम्राज्यवादी सत्ता का चौकीदार तंत्र हमारे सामने बहुत मजबूती से उठ करके खड़ा हो जाता है और यही सबसे ज़्यादा बहस करके इसके केंद्र में केंद्रित हो जाता है कि यह पाखंड कैसे है, यह तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति परंपरा है, इसे हम सदियों से मानते आए हैं, यह गलत कैसे हो सकता है। आप धर्म विरोधी हो, संस्कृति विरोधी हो, आप नास्तिक हो, आपको ईश्वर की आस्था के बारे में ज्ञान नहीं है। तो ऐसे हालात में हमको सबसे पहले भीतर से लड़ना है, अपने भीतर के लोगों से लड़ना है। तो आगे हम अगर इसका पृष्ठभूमि देखने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि और समानांतर संस्कृति का दर्शन इस पर कैसे
विमर्श और कैसे विचार किया जा सकता है। लौकिक और अलौकिक अवधारणाओं में वह फंसा रहता है, जिससे आगे बढ़कर सोचने का वह साहस ही नहीं कर पाता है। और यह आसान काम नहीं है कि जब सदियों से इतना मनगढ़ंत साहित्य लिखा जाए और उसे ही उसका धर्म बता दिया जाए, जिसको निरंतर उसमें गैर बराबरी और असमानता को स्थान दिया जाता रहे, उससे विरत जाने का को अधर्म करार कर दिया जाए, और यही हजारों वर्षों से किया गया है हमारे सांस्कृतिक साम्राज्यवादियों द्वारा। साम्राज्यवादी संस्कृति के ताने बाने को तोड़ना क्या ऐसे हालात में आसान है? परंतु B.R. विप्लवी जी अपनी दलित बहुजन दर्शन की वैचारिकी, यद्यपि पुस्तक का नाम दलित दर्शन की वैचारिकी है, लेकिन जब मैं इस पर बात कर रहा था तो यह महसूस किया कि इसे बहुजन दर्शन की वैचारिकी के रूप में कहा जाना चाहिए। उसकी भूमिका में लिखते हैं, जिसका एक अध्याय उन्होंने दिया है, मिथकीय धुंध में छुपा इतिहास। ऐसे समय में और वो जो बात रखते हैं, इस मिथकीय धुंध में छुपे हुए इतिहास के अंतर्गत वेदों, शास्त्रों और महाकाव्यों के जरिए गढ़े गए झूठे मिथकीय चरित्रों की रचना का जिक्र है, जो मैंने अभी ऊपर कहा। ये मिथकीय चरित्र अशिक्षा के अंधेरे से इतिहास की सच्चाइयों को ढांपे हुए हैं। झूठ को सच दिखाने का यह नायाब नुक्सा भोली भाली जनता पर सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने का कारण बना है। लंबे समय से भारतीय इतिहास के वास्तविक चरित्र आम जन से प्रायः अपरिचित रहे हैं तथा इन्हीं नकली चरित्रों को ही अपना हीरो मानकर एक खास वर्ग की दास्ता के लिए बाध्य किया जाता रहा है। क्योंकि यह प्रक्रिया इतनी लंबी चली आ रही है कि दिखावे में अगर कहीं कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन रक्त में, मस्तिष्क में और अंतर्मन में गहरे तक वह जड़ जमाए बैठी है। और यही कारण है कि पिछले दिनों देश में जाति और संप्रदाय के नाम पर हजारों हजार लोगों को मार दिया गया और उनको वहीं कहीं नोटिस तक में नहीं लिया गया। समय समय पर सामाजिक चेतना फैलाने वाले महापुरुषों ने सांस्कृतिक साम्राज्यवादी विचारों पर हल्ला बोला, लेकिन समय के साथ उन्हें भी किस तरह से घुसपैठ करके सांस्कृतिक साम्राज्यवादियों ने अपने अनुकूल बना लिया, इसी संदर्भ में यहाँ कबीर का पारख परीक्षण दर्शन व्यवहारिक तथा बेजोड़ है। रत्न को तो पारखी ही पहचानेगा, बिना पारख परख दृश्य के किसी भी विचार या मान्यता का सही मूल्यांकन करना संभव नहीं हो सकता। जो दिखाई देता है वह है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता। इसलिए बिना पारख ज्ञान के यह व्यक्ति व्यर्थ है तथा दिखावा मात्र है। यह दर्शन भी भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित तर्क की कसौटी और मंगल अमंगल के निर्णय पर आधारित फलसफे का ही विस्तार है। कबीर कहते हैं, वस्तु अंतय खोजय अंतय। वस्तु अंतय मतलब कि वस्तु दूसरी जगह है और खोज दूसरी जगह रहा है। क्यों कर आवे हाथ, ऐसी स्थिति में वो हाथ कैसे आ सकती है। सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। यानी कि उसी व्यक्ति की सराहना के बाद कबीरदास करते हैं कि जो परख को अपने साथ रखता है, परखने की क्षमता को अपने साथ रखता है। तो कबीर का जो पारख दर्शन यानी तर्क पर आधारित वैज्ञानिक सोच वाला दर्शन है, उसका बहुत ही आज के संदर्भ में उपयोग है। तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो हमारे संत हुए हैं, उनको भी ब्राह्मणवादियों ने, पाखंडियों ने, सांस्कृतिक साम्राज्यवादियों ने अपने तमाम तरह के हथकंडों से कैसे जनमानस से अलग कर दिया। उनके बताए गए जो ललकार करके उन्होंने जो मार्ग बताए, जो रास्ते बताए, उसको कैसे अलग कर दिया। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पहली बार ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। हम इस पर बात निरंतर एक देखते आ रहे हैं कि ये निरंतर चिंता बनी हुई रही है। और इतिहास में जाएं तो इस पर कबीर, फुले अम्बेडकर, थिरुवल्लुर, योथिथास, चोखामोला,
तुकाराम, अयंकली, बसावा, नारायण गुरु और पेरियार का बहुत बड़ा प्रहार रहा है। माननीय जगदेव कुशवाहा, माननीय ललई सिंह, माननीय रामस्वरूप वर्मा हमारे पूर्व युग के बहुत करीब तक इस पर आघात ही नहीं करते रहे हैं। उन्होंने उसे छोड़ा ही नहीं, उसका विकल्प भी दिया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसे हमने इस आंदोलन की शकल में यहाँ नहीं लिया है और वह धारा लगभग सूख गई है। यहाँ पर हम उन संस्कारों की बात न करके हम उन मुद्दों पर विचार करेंगे जो हमें छोड़ना ही नहीं है, बल्कि ऐसे विधान बनाने हैं जो बहुजन समाज स्वीकार करे और एक बहुजन संस्कृति का सांस्कृतिक आंदोलन चलाया जा सके। अब बात करते हैं समानांतर संस्कृति का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। साथियों, मेरे मन में जो निजी सूझबूझ से बात समझ में आती है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जितने भी सांस्कृतिक सरोकार हैं वह हमारे परंपरागत सांस्कृतिक पर्व हो सकते हैं, जब हम सब वैज्ञानिक तरीके से उनका मूल्यांकन करें या कुछ प्रबुद्ध जनों द्वारा इस पर विचार किया जाए। यदि वह सब वैज्ञानिक तरीके से हमें प्रभावित नहीं करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें उसमें फंसाया गया है। आज समूची दुनिया के क्षितिज एवं जागरूक वर्ग में शायद ही कोई इस बात से अनभिज्ञ होगा कि भारत की बहुत बड़ी आबादी लंबे समय से शोषण की शिकार रही है। भारत की समग्र विकासोन्मुखी धारा में इसे बड़े समुदाय को पीछे छोड़कर किसी प्रकार की वैश्विक अगुवाई की आकांक्षा भ्रामक है। इसलिए भारतीय संदर्भ में दलित, पिछड़े एवं स्त्री को शोषण मुक्त कराने के वे सारे उद्यम जिससे इनके आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आज़ादी बहाल हो सके, पहली तथा सर्वोपरि शर्त होनी चाहिए। जब हम दलितों, पिछड़ों की मुक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यह जानना आवश्यक है कि यह मुक्ति की अवधारणा क्या है। इस पर विचार करते हुए हम स्वाधीनता, समता और बंधुत्व के घोषित संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सामाजिक दर्शन की स्थितियों की पड़ताल करेंगे। मुक्ति का जो प्रचलित अर्थ है वह किसी बंधन, विचार, प्रभाव या व्यवस्था से छूट जाने की अभिधारणा है। इससे अज्ञान, अशक्तता, अक्षमता, असमर्थता के कारण भौतिक या मानसिक परावस्था से खुद को छुड़ा लेने का अभिप्राय है। यह आज़ादी, स्वच्छता या स्वीकार्यता के अर्थों से अलग परिस्थितिजन्य, अवांछित वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक मान्यताओं की जकड़ में कैद रहने की अवधारणा है, जिससे छूटते ही अपने मौलिक प्रस्थान बिंदु की तरफ लौटने का आग्रह आभासित होता है। मुक्ति के बाद ही अपनी स्वतंत्रता, विचार सत्ता, धर्म सत्ता, समाज सत्ता, अर्थ सत्ता तथा सामाजिक सत्ता को चुनने का विकल्प खुला होता है, क्योंकि गुलामी में उन मूल्यों की प्रायः रिक्तता या अनुपस्थिति ही रहती है। दूसरे शब्दों में, मुक्ति की कामना उन सारे आरोपित और जबरन थोपे गए मूल्यों के नकार तथा अपनी मूल मान्यताओं की ओर तत्काल आ जाने की घोषणा है। इस अर्थ में दलित, शोषित जनता की मुक्ति के रास्तों की तलाश करते हुए भारतीय संदर्भ में उनके द्वारा सजो कर रखे गए किंतु विवश पड़े हुए मूल्यों का आकलन जरूरी है। इन्हीं मूल्यों के साथ नए रास्तों की तलाश करनी होगी। यहाँ इस अवधारणा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैंने बीच में यह संदर्भ छोड़ दिया कि यह अंश उसी पुस्तक से जो दलित दर्शन की वैचारिकी है उसी का एक हिस्सा है और उस पर बात करते हैं कि यहाँ इसी अवधारणा पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत का शोषित वर्ग सिंधु घाटी सभ्यता की प्रगतिशील समृद्ध परंपरा का वारिस होते हुए भी संक्रमणशील सांस्कृतिक आक्रमण की गिरफ्त में आ गया। यहाँ हम हड़प्पाई सभ्यता के उद्गम विकास से लेकर वहाँ उपस्थित आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के वाहक आज के दलित, पिछड़े वर्ग की बाध्यताओं और व्यवस्थाओं तक को चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। तदंतर आज की प्रचलित मान्यताओं के बरक्स मुक्ति की आधुनिक वैचारिकी का विवेक सम्मत अध्ययन हो सकेगा। क्या क्या किया गया है इन सब के पीछे ब्राह्मणवादियों का बहुत सातिर दिमाग काम करता है, जिससे हमें जन्म से मृत्यु तक वह ऐसे ऐसे हजारों संस्कारों से बांध देते हैं कि पूरा बहुजन समाज उनके पीछे पागलों की तरह दीवाना बना रहता है। यहाँ पर हम उनके संस्कारों की बात न करके हम उन मुद्दों पर विचार करेंगे जिन्हें हमें छोड़ना है और जिसे हम राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज के लिए
अब इसी संदर्भ में हमारे एक बहुत ही प्रबुद्ध नायक, जिनका नाम सभी लोग सुने होंगे, माननीय राम स्वरूप वर्मा ने एक नई संस्कृति की अवधारणा की संकल्पना की थी, जिसका नाम उन्होंने अर्जक संघ दिया था। और अगर आपने अर्जक संघ पढ़ा होगा, अर्जक संघ की विस्तृत बारे में जानकारी रखते होंगे, तो आपको इस बात का संज्ञान होगा कि किस तरह से वो भारत की संस्कृति में व्याप्त ब्राह्मणवाद के खिलाफ नए विकल्प के रूप में उन्होंने अर्जक संघ की अवधारणाओं को लेकर के अपने सिद्धांत, अपने वक्तव्य समय समय पर लोगों को देते रहे। दुर्भाग्य ये रहा कि यह उनका विचार, उनका जो इस तरह का जो प्रभावी कार्य था, वह समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाया और वो कहीं ठहर सा गया है। छोटी छोटी जगहों में इस विचार को लेकर के अभी भी लोग काम करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसका व्यापक स्वरूप सिमट गया। जैसे और बहुत सारी धाराएं सूख जाती हैं, वैसे ही यह धारा भी सूखती हुई करीब करीब सूख सी गई है। लेकिन अगर हम इस पर आगे बात करें और इस पर हम नए सिरे से विमर्श करें, तो यह हमें एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है, या हमारी जो नई संस्कृति का स्वरूप बनने में बहुत सहायक हो सकती है। तो यहाँ पर हम कुछ बातें उनके अर्जक संघ सिद्धांत की जो पुस्तक है, एक सिद्धांत वक्तव्य विधान कार्यक्रम में विस्तार से इन बातों का उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ हम उनकी प्रस्तावना के कुछ हिस्से का जिक्र करना चाहेंगे। यद्यपि अर्जक संघ ने जिस धारा को अपनाया वही मूलतः हमारी समानांतर संस्कृति की रीढ़ है, इसलिए उसका उल्लेख करना यहाँ जरूरी और प्रासंगिक है। अर्जक संघ मानव समता का हामी क्यों, एक टाइटल के तहत उन्होंने इस बात को यहाँ पर कहा है कि अर्जक संघ मानव समता का हामी क्यों। तो जब हम इस बात पर विमर्श करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे, तो देखेंगे कि मानव की समृद्धि समता में अधिक होती है या विषमता में। यह सवाल अक्सर विचार के चिंतन को प्रेरित किया करता है। वैसे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि मानव की सचेत समता का सिद्धांत जिस मानव समूह में अधिक प्रतिष्ठित हुआ है, उसकी समृद्धि ही अधिक हुई है। मानव की सचेत बराबरी का अर्थ है कि लोग सचेत रूप से बोलने, चलने, उठने, बैठने और खान पान में परस्पर समता बरतें, और जो बात स्वयं को बुरी लगे वह दूसरों के साथ ना करें। इससे शोषण विहीन सभ्य मानव तैयार होता है। इस संबंध में इतिहास पर दृष्टिपात करना आवश्यक होगा। महामना बुद्ध के बौद्ध धर्म में मानव की सचेत बराबरी का सिद्धांत प्रतिपादित था। इसलिए इस धर्म के मानने वाले दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश उस समय सबसे अधिक समृद्ध हो गए। बाद में उनमें विकृति आई, तब उनके पतन का समय आया। उस समय ईसाई धर्म का उदय हुआ और उसमें मानव के प्रति प्रेम और मानव की सचेत बराबरी पर जोर दिया जाने लगा। फलस्वरूप रोमन लोगों ने अधिक प्रतिष्ठित हुआ, उसकी समृद्धि अधिक हुई। मानव की सचेत बराबरी का अर्थ है कि लोग सचेत रूप से बोलने, चलने, उठने, बैठने। ओके, ईसाई धर्म का उदय हुआ और उसमें बाद में उसकी विकृति आई, तब उसके पतन का समय आया। उस समय ईसाई धर्म का उदय हुआ और उसमें मानव के प्रति प्रेम और मानव की सचेत बराबरी पर जोर दिया जाने लगा। फलस्वरूप रोमन लोगों ने उसी बराबरी के परिणाम स्वरूप अच्छी समृद्धि प्राप्त की। ईसाइयत में मानव बराबरी में विकृति आने पर इस्लाम का उदय हुआ। इसके उदय से इस्लाम के मानने वाले लोगों ने पर्याप्त समृद्धि प्राप्त की। स्पेन से लेकर कंबोडिया तक इनका साम्राज्य फैल गया।
इसके बाद ब्रिटेन ने इस मानव बराबरी में एक अध्याय दास प्रथा को समाप्त करके और जोड़ा, क्योंकि मानव की सचेत बराबरी को मानने वाले ईसाईयत या इस्लाम में दास प्रथा थी और उसे मानव समाज का चाहे ऊपरी दोष कहें अथवा चिंतन की कमी कहें, किंतु उसे समाप्त नहीं किया जा सका। ऐसे जनतांत्रिक पद्धति के पोषक विद्वानों ने भी दास प्रथा को उचित ठहराया। यद्यपि यह उनके चिंतन का दोष रहा, किंतु इसे परिस्थितियों का दबाव भी कह सकते हैं। अब इस तरह के तमाम विचारों को देखते हुए हमें लगता है कि हम अपनी नई संस्कृति की और उसकी और अवधारणा क्या हो उस पर विमर्श कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों पर विमर्श करते हुए हमारे अर्जक संघ के प्रणेता रामस्वरूप वर्मा जी ने कई ऐसी बातों को कहा कि जो हमारी संस्कृति में हमें एक गलत तरफ ले जाती हैं, उनको हमें त्यागना होगा। यानी कि जो बातें उसमें उन्होंने कही उनको समूल सामूहिक त्याग करने के लिए संकल्प की बात कही, तो जिसका नंबर 1 मूर्ति पूजा पूर्ण रूप से बंद करना। दूसरा, शादी ब्याह में ब्राह्मणी व्यवस्था एवं ब्राह्मणों का पूर्ण बहिष्कार करना। मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद। तीर्थ यात्रा देवस्थान पर जाना पूर्ण रूप से बंद। त्योहारों के रूप में प्रचलित सभी त्योहार बंद। और इन परंपराओं को अंगीकृत करना होगा। कहते हैं कि उन परंपराओं को बंद करके हमें ऐसी परंपराओं को अंगीकृत करना होगा जिससे हमारी नई संस्कृति का निर्माण होगा। यानी बहुजन महापुरुषों के जन्मदिन को पर्व के रूप में मनाना और उनके अनुसार क्षेत्रीय स्थानीय जो भी जैसा है उत्सव आयोजित किया जाना। प्राकृतिक परिवर्तन यथा फसल फल वर्षा से जुड़े उत्सव स्थानीय स्तर पर आयोजित किया जाना, क्योंकि भारत एक विविध प्राकृतिक परिवर्तनों और उसकी पारिस्थितिकी का देश है। इसलिए अलग अलग जगहों पर वहाँ के जो वर्ष भर तमाम तरह के जो फसल से जुड़े हुए कार्य हैं और उनसे जो समय मिलता है, उसमें उत्सवों का आयोजन किया जाना। बच्चों के जन्मदिन को समान रूप से उल्लास के साथ मनाया जाना। इसमें लड़के लड़की का किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। नामकरण बहुजन विद्वानों और उन्नति सूचक शब्दों से किया जाना, जैसे राम फेर, फेकू राम, दुखी राम और नयनसुख, डिफरेंट टाइप के जो इससे नाम रख दिए जाते हैं जिससे वह बच्चा जीवन भर अपमानित होता रहता है। तो इसमें उन्होंने सुझाव दिया कि नामकरण बहुजन विद्वानों और उन्नत सूचक शब्दों से किया जाना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें उन्नति के भाव, उन्नति के मार्ग। विवाह अर्जक पद्धति से किया जाना। जो विवाह की पद्धति है उसके लिए बहुतेरे प्रकार के पाखंड के तमाम प्रावधान किए गए हैं, उन सब को छोड़ करके त्याग करके अर्जक पद्धति से उन्होंने विवाह करने की एक पद्धति तैयार की है, निर्मित की है। जो लोग जानना चाहेंगे उनको वह पद्धति बता दी जाएगी। उसकी पद्धति पर अलग से एक पूरा एक अध्याय है, उसका प्रोफार्मा है, उसके बहुत सारे रूप है। तो जानना चाहेंगे उन्हें इसे दिया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर बाजार और मेले का आयोजन बहुजन समाज के लोगों का जो उत्पाद है उसके लिए, उसके उपयोग के लिए। तो हम देखते हैं कि उन्होंने इस तरह से करीब 5-6 ऐसे कार्य बताए जो अगर हम अपने त्यौहार के रूप में, अपने परंपराओं के रूप में अंगीकृत करें तो यही हमारी नई संस्कृति का एक पर्व होगा, एक आयोजन होगा। इसको हम अब बहुत ही शान के साथ मना सकते हैं। तो किस तरह के पर्व मनाए जाएंगे, उन पर निम्न सुझाव इस पर माननीय रामस्वरूप वर्मा ने जो प्रस्तावित किया है उसका जिक्र किया जाना जरूरी है, यथा जिसमें सभी बहुजन समाज के लोग सहयोग करेंगे और वहीं से अपने आवश्यकता की चीज़ें खरीदेंगे और बाज़ार को हम यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे। बिचौलियों से मुक्त करने का
अभियान चलाएंगे। तो इस तरह से वो एक बहुजन सांस्कृतिक केंद्र बनाने का, उनके व्यवसाय से जुड़े, माने उनकी जो संस्कृति का जो एक पूरा परिदृश्य है, जीवन का जो पूरा परिदृश्य है, उसको कैसे बदलना है, उस पर बात करते हुए माननीय रामस्वरूप वर्मा जी कहते हैं कि एक तो बहुजन सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हो, और इस पर विस्तार से हम आगे बात कर सकते हैं, और जिसका उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है कि वो ग्राम स्तर पर कैसे होगा, और फिर पंचायत स्तर पर कैसे होगा, फिर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कैसे होगा, तहसील स्तर पर कैसे होगा। इस सब की बातें उन्होंने रखी हैं, उसमें बाकायदा उस पर विमर्श किया है। तो उसी तरह फिर कहते हैं कि बहुजन अर्थव्यवस्था और उस पर नियंत्रण, यानी कि एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस अर्थव्यवस्था के चलते सब कुछ चीज़ें नियंत्रित होती हैं, बाज़ार का जो स्वरूप है वह हमें उस पर एक विचार करके एक ऐसी नीति तय करनी होगी, बनानी होगी, जिसमें हमारे बहुजन को लूटा ना जा सके। इसमें हम विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे जुलाहे, लोहे, पीतल, बर्तन, सिलाई, चमड़े का उद्योग और लकड़ी के काम और नाना प्रकार के उत्पादन आरंभ करेंगे। इस पर अलग से हम एक विस्तार से परिचर्चा रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो इससे सजग लोग हैं और भी कई लोग इसके एक्सपर्ट हैं जो उस पर बताएंगे, लेकिन जो अर्जक संघ जिस बात को कहता है उसको हमने यहाँ उल्लेख कर दिया है और इस पर अलग से विस्तार से बात की जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक हमें तैयार करना होगा समानांतर शिक्षा और साहित्य की रचना, यानी कि जो शिक्षा है इस पर बहुत तरह का विवाद, अलग अलग तरह का विवाद बार बार होता रहता है। तो बहुजन समाज को जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है उसमें ब्राह्मणवादी पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इस पर माननीय रामस्वरूप वर्मा ने जो प्रस्तावित किया है उसका जिक्र किया जाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि आज आवाम बदलाव का मन बना रही है तो उसके पास बराबरी का साहित्य कहाँ है, और अगर आपके पास साहित्य नहीं है तो थोड़े दिनों में आपको फिर से वहीं धकेल दिया जाएगा जहाँ से आप उठकर आए हैं। जो साहित्य उपलब्ध है उसमें मुख्य रूप से अम्बेडकर, रामास्वामी पेरियार और ज्योतिबा फुले, जिनके मिशन को आगे ले जाने वाले लोगों में रामस्वरूप वर्मा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ललई सिंह यादव ने जिस सच्ची रामायण का हिंदी अनुवाद किया है, उन्होंने भी बहुत कुछ सैद्धांतिक काम किया है, लेकिन किस तरह से उसको जनता में स्वीकार किया जाना, जिस तरह से उसको जनता में स्वीकार किया जाना चाहिए था, वह स्वीकारोक्ति या मान्यता जनता को में नहीं मिली है। यानी कि उन्हें पाठ्यक्रम से अलग रखा गया है। उन्हें बहुजन समाज की जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसकी जानकारी ही नहीं है कि सावित्रीबाई फुले कौन है, रामस्वरूप वर्मा कौन है, ललई सिंह यादव कौन है। तो ये उनकी जानकारी में ही नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे उन साहित्य की बात हो रही है जिनमें गैर बराबरी और भेदभाव कूट करके भरा हुआ है। जिस संविधान के चलते लोग चुन करके आए हैं उसी संविधान को नहीं मान रहे हैं। अगर इनमें कोई पूछे कि अगर संविधान ना होता तो क्या चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता, राजतंत्र में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो हमने ये देखा कि ये इस प्रक्रिया में भी हमें और स्पेस की ज़रूरत है। तो ये बातें हुई और हम एक विमर्श इस पर जारी रखेंगे। धन्यवाद।